नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के राजनीतिक दल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के मामले में लगातार निराश कर रहे हैं। यह बात सत्ता और विपक्ष में बैठे तमाम दलों पर लागू होती है। राजनीति का काम है कि वह समाज में मौजूद धार्मिक और जातिगत संकीर्णताओं के खिलाफ स्टैंड ले, इन संकीर्णताओं को खत्म करने का साहस दिखाए। आर्टिकल 15 के तहत संविधान नागरिकों के साथ धर्म, जाति, नस्ल या जन्म के स्थान इत्यादि आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता है, लेकिन आए दिन इस आधार पर भेदभाव की राजनीति खड़ी की जा रही है, वो भी भेदभाव दूर करने के नाम पर ही। आर्टिकल 51A के अनुसार हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मानवतावाद, वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा को बढ़ावा दे और सुधार करे। आए दिन कई राजनीतिक मुद्दे धर्म और भीड़ के नाम पर खड़े किए जा रहे हैं, जो सरासर हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 51A के खिलाफ है। हमारी राजनीति और हमारा मीडिया भीड़ की आड़ में अपनी बुजदिली छिपा रहा है और संवैधानिक दायित्वों से दूर भाग रहा है। हमारी राजनीति, जिसमें विपक्षी दल भी शामिल है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह वैज्ञानिकता और तार्किकता के तमाम मोर्चों से भाग खड़ी नजर आती है। जो मैदान में डटा है वो मीडिया और भीड़ के सहारे उन संकीर्णताओं को संभावनाओं में बदलने में लगा है। इन सब के बीच उम्मीद अदालतों से है, जो 73 साल पुरानी संवैधानिक नैतिकताओं को ढोती नजर आती हैं। ढोने का मतलब यही है कि कोई है जो सही है और तार्किक बातें कहने की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है, लेकिन राजनीति उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाती है। इन सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ही अदालत के हाल के 2 फैसलों को पलटकर संवैधानिक साहस का परिचय दिया है। अब इम्तहान राजनीतिक दलों का है कि वे लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर खड़े किए जा रहे बोगस आधारों के खिलाफ बोल पाते हैं या नहीं। जनता के बीच जाकर ऐसी बोगस चीजों के भय की राजनीति के खिलाफ संवाद करने की हिम्मत उनमें है भी या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट एशिया का चौथा सबसे बड़ा और सबसे पुराना हाई कोर्ट। 1868 तक इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था। 1869 में आगरा से इलाहाबाद आ गया। 1911 में इस इमारत की नींव रखी गई, 16 में तैयार हो गई। गर्मी के कारण इसकी छतों पर दोहरी छत है। इलाहाबाद की मशहूर टाइल है जो भीतर ठंडक बनाए रखती है। इतनी खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत में बैठकर यहाँ 2 ऐसे फैसले दिए गए थे जिसे यहाँ की एक बेंच ने कानून की परंपरा के अनुसार खराब बताया है। इसी सितंबर में यहाँ से एक फैसला आया था। प्रियांशी अदालत से मदद मांग रही थीं कि रिश्तेदार उनकी शादी में दखल देना बंद करें, इसके लिए फैसला दीजिए। कोर्ट ने 2014 के एक फैसले का हवाला दिया और प्रियांशी की याचिका ठुकरा दी। कहा कि सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ये मान्य नहीं है। प्रियांशी मुस्लिम थी और एक हिंदू व्यक्ति से शादी करने के लिए 1 महीने पहले हिंदू धर्म अपना लिया। यह फैसला जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की सिंगल बेंच ने दिया था। प्रियांशी के मामले में 2014 के जिस फैसले का हवाला दिया गया, उसमें कहा गया था कि किसी लड़की का किसी लड़के के कहने में आकर बिना इस्लाम में आस्था और विश्वास के इस्लाम धर्म अपना लेना मान्य धर्मांतरण नहीं है और इसलिए ऐसी शादियां कुरान के खिलाफ हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस पंकज नकवी की बेंच ने इन दोनों फैसलों को पलट दिया और कह दिया कि ऐसे फैसले अच्छे कानून की बुनियाद नहीं रखते हैं। इस संवैधानिक खंडपीठ ने कहा कि अदालतें और खासकर संवैधानिक अदालतें आर्टिकल 21 के तहत किसी व्यक्ति को मिले जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी हैं। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करे, लेकिन किसी के साथ रहने का अधिकार उसके जीने और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। किसी के निजी संबंधों में दखल देना 2 व्यक्तियों के पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन, अतिक्रमण माना जाएगा। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कानून एक लिंग के 2 लोगों को भी साथ रहने की इजाजत देता है तो न तो कोई व्यक्ति, न परिवार और यहां तक कि राज्य भी 2 वयस्कों के संबंधों को लेकर आपत्ति जता सकते हैं जो अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। ऐसा करना उनके मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 2 परिपक्व व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के चयन में पसंद की स्वतंत्रता हासिल है और इसका सीधा संबंध जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से है। इसमें धर्म आड़े नहीं आता है। हिंदी में मतलब यह हुआ कि शादी 2 लोगों की पसंद का मामला है, धर्म का नहीं। इतनी स्पष्टता के बाद भी क्या धर्मांतरण
और लव जिहाद के बोगस रास्ते से अपनी पसंद से रिश्ते बनाने के संवैधानिक अधिकार को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम प्रियंका खरबार और सलामत को हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखते हैं, हम उन्हें दो वयस्क के रूप में देखते हैं जो अपनी मर्जी और पसंद के कारण 1 साल से शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने प्रियंका के परिवार की तरफ से सलामत के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी और कहा कि कोई अपराध ही नहीं हुआ है। यहां तक कि पिता ने बेटी के घर जाने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने कहा कि जब बेटी वयस्क है तो यह उसकी इच्छा पर है कि वह किससे मिलना चाहेगी। बेशक अदालत बेटी से उम्मीद करती है कि वह अपने परिवार के साथ शिष्टाचार निभाए और उसका आदर करे। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि 19 अगस्त 2019 से दोनों ये लोग शादी करके एक साथ रह रहे थे और इसमें प्रियंका के पिता द्वारा एफआईआर करके इसमें एफआईआर पॉक्सो एक्ट में कराई गई थी और चूंकि दोनों बालिग हैं, एक साथ रह रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता और एफआईआर को रद्द करते हुए कोर्ट ने पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से एकल पीठ के द्वारा दिए गए नूरजहां बेगम और प्रियांशी वाले मामले को भी सहमति जताई, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध है और ऐसी शादी अवैध है। सिनेमा और सीरियल में भारतीय विवाहों और परिवारों की जो तस्वीर होती है उसे परंपरा और आदर्श के रूप में पेश किया जाता है, जबकि समाज को पता है कि इस तस्वीर के पीछे लाखों और कई बार करोड़ों रुपए का सौदा होता है। तब जाकर दोनों समधी एक फ्रेम में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। विश्वगुरु इंडिया की यह सच्चाई इतनी क्रूर है कि मैं कई ऐसे प्रसंग जानता हूं जब परिवार का मुखिया ऐसे टॉपिक पर प्राइम टाइम बदल देता है क्योंकि वह अपनी बहू के साथ बैठकर इस सच्चाई को झेल नहीं पाता है कि वह दहेज देने के बाद ड्राइंग रूम में बैठने की अधिकारी हुई है, मालकिन जिसे कहते हैं। अब यहीं पर संविधान हमें अधिकार देता है कि समाज की संकीर्णता से लड़ना है, भिड़ना है, मगर राजनीति इसे दूसरी तरह से देखती है। वह इस संकीर्णता का लाभ उठाती है। वह जानती है कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए का अवैध धंधा भी है जिसे बनाए रखने के लिए पारिवारिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। इस सौदे से कई तरह की असुरक्षाएं जुड़ी होती हैं। कई बार यह सामने से बेटी पर कंट्रोल के रूप में दिखता है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि ऐसे कानून होंगे तो बेटे के कारण सौदा खराब नहीं होगा और यहीं पर राजनीति धर्म की आड़ में इस असुरक्षा का फायदा उठाती है। इस बात को लेकर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आज अगर कोई मुख्यमंत्री कह दे कि वह इंटरकास्ट मैरिज को बैन करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि समाज का बड़ा हिस्सा सपोर्ट कर देगा। सबसे पहले कौन सपोर्ट करेगा बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ दिक्कतें हैं। इंटरकास्ट शादियां बैन करेंगे तो आप अंबेडकर जयंती के मौके पर उनके फोटो के सामने खुद को सबसे बड़ा अनुयायी कैसे बताएंगे, या दुनिया में प्रगतिशील होने का ढिंढोरा कैसे पीटेंगे, ढोंग कैसे करेंगे। इसलिए जाति को छोड़कर यह खेल धर्म के नाम पर खेला जाता है। धर्मांतरण और लव जिहाद का बोगस वितंडा खड़ा किया जाता है। लव जिहाद के नाम पर कानून की बात से जाति तोड़ने से घबराया समाज राहत महसूस करता है। कम से कम एक रास्ता तो बंद हुआ। इसलिए कोई सरकार इंटरकास्ट मैरिज को लोकप्रिय बनाने का अभियान नहीं चलाती है, विज्ञापन नहीं देती है। चाहे वो लोहिया के अनुयायी हों या अंबेडकर या गांधी के, उनकी सरकार भी विज्ञापन नहीं देती है जिनके अपने कोई महापुरुष नहीं हैं जो हर महापुरुष को अपना गुरु बताते चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले के साथ तमाम अदालतों पर एक नैतिक दायित्व डाल दिया है कि आने वाले वक्त में उन्हें संविधान के साथ कैसे खड़ा होना है। हाल के प्राइम टाइम में फैजान मुस्तफा ने यही बात कही थी कि कोर्ट से लेकर राज्य तक को ऐसे मामलों में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमारा निजी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। उसमें निजता के तहत 3 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। आप क्या खाते हैं, खान पान की स्वतंत्रता। आप क्या अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में फैसला करते हैं, किससे विवाह करना चाहते हैं, किसके साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, ये आपका एक निजी और पर्सनल फैसला है। और तीसरे, मैंने आपको बताया बार बार कि आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को छोड़ना चाहते हैं, किस धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता ये भी अनुच्छेद 21 के तहत है। आप जरा रविश देखिए कि मैंने आपसे जो बात उस दिन कही थी कि किसी व्यक्ति को
और किसी घरवाले को और किसी राज, और मैंने ये भी बात कही थी, किसी अदालत को ये अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा हमें को इससे मतलब नहीं है कि हमारे सामने कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, हमें इस बात से मतलब है कि दो व्यक्ति हमारे सामने हैं, वो दोनों व्यक्ति वयस्क हैं, उन दोनों व्यक्तियों ने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। किसको उन्होंने चुना, कैसे उन्होंने चुना, क्यों उन्होंने चुना, इस पर अदालत नहीं बैठेगी। मैं ये समझता हूं कि पर्सनल लिबर्टी जूरिस्प्रूडेंस पे ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और जो मध्य प्रदेश की सरकार लव जिहाद पर एक कानून लाने का प्लान बना रही है, मैं समझता हूं कि अब उनको अपनी उस योजना को छोड़ देना चाहिए। अंतर धार्मिक शादियां भारत में वैसे ही बहुत कम होती हैं, नाम मात्र की, लेकिन बहस से लगेगा कि यहां रोज ही शाम होते होते एक धर्म की संख्या घट गई और एक की बढ़ जाती है। केरल में एनआईए भी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी, हिंदू मुस्लिम शादियों के पीछे किसी संगठित गिरोह या धर्मांतरण के किसी मकसद को साबित नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में एसआईटी की जांच भी अभी तक संगठित या जबरन धर्मांतरण के आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। जिस कानपुर में अपराध की बाढ़ है, विकास दुबे 8 पुलिस वालों को कत्ल कर चुका है, करीब 50 कर्मचारियों की उससे मिली भगत पता चली है, ढेरों दूसरे मसले हैं। वहां पुलिस की एसआईटी इसलिए बनाई गई थी ताकि जांच हो सके कि हिंदू मुस्लिम शादियां सही हुई हैं या नहीं। ऐसे 14 मामलों की जांच हुई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 मामलों में बालिग लड़कियों ने मर्जी से धर्म बदला और शादी की। 4 लड़कों ने शादी का वादा कर मोहब्बत की लेकिन शादी नहीं की। 3 मामलों में शादी करने को लड़कों ने अपना नाम और धर्म छिपाया। 4 मामलों में जिनसे रिश्ते बनाए वे लड़कियां नाबालिग थीं। एसआईटी का कहना है कि नाम और धर्म बदलने के तयशुदा तरीके नहीं अपनाए गए, लेकिन इसमें कोई संगठित साजिश नहीं है। देखिए, अभी जो एसआईटी की हमारी जांच है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिले हैं कि संगठित रूप से कोई साजिश के तहत कुछ इन लोगों ने किया है। 4 लड़के इसमें ऐसे पाए गए हैं जो आपस में बातचीत तो करते थे, पूर्व परिचित थे, और ये इन 4 लड़कों ने जो है अलग धर्म की लड़कियों के साथ उनका संबंध रहा, लेकिन किसी विदेशी फंडिंग की बात अभी तक सामने नहीं आई है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकारें कानून बनाने का ऐलान पहले ही कर चुकी थी, लेकिन इसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव में दिए भाषण के बाद तूल पकड़ा। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। लेकिन कुशीनगर के कीरत पट्टी गांव के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की अंतरधार्मिक शादी रोकी नहीं जा सकी। सलामत प्रियंका का पड़ोसी है, बचपन से दोस्त थे, बड़े हुए तो निकाह कर लिया। प्रियंका मुस्लिम होकर आलिया हो गई। उनके घर वालों ने सलामत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और ज़बरदस्ती शादी के एफआईआर करवा दी। कोर्ट ने दोनों की शादी को मंजूरी दी और एफआईआर खारिज कर दी। हालांकि सलामत का परिवार इतना गरीब और बिना पढ़ा लिखा है कि उन्हें तो इस मुकदमे की भी जानकारी नहीं। मुकदमा के हालिए हमनी के ना जानी जाए मुकदमा कहिले कि का कहिले तो पर नहीं जात रहा केहू अपने एक तरफा जानो लड़ल है कि का एक तरफा उ कहले रहले हमरा की बा आगे पाछे जे जाऊ करू। मोहब्बत करने वाले हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की की शादी के 3 तरीके हैं। स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी, जिसमें किसी को भी अपना नाम और धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। निकाह करना, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बन के नाम बदल के निकाह करना होगा। और आर्य समाज में शादी, जिसमें गैर हिंदू को हिंदू बन के नाम बदल के शादी करनी होगी। अब बरेली के इस थाने में हंगामा देखिए। ये बीजेपी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में
एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी के विरोध में हो रहा है। लड़की कहती है उसने मर्जी से शादी की, लेकिन इन्हें एतराज़ है जो उसके कोई नहीं। बवाल के बाद लड़का जेल भेज दिया गया। स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी से पहले लड़के लड़की की फ़ोटो नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है। इसके बाद परिवार और कट्टरपंथी दोनों शादी में अड़ंगा लगाते हैं। और धार्मिक शादी सिर्फ एक ही धर्म के लोगों में होती है, इसलिए इसमें एक को धर्म बदलना होता है। ऐसा मुस्लिम मौलाना भी करते हैं और आर्य समाज भी। आर्य समाज के देवेंद्र पाल इसका तरीका बताते हैं। व्यक्ति स्वेच्छा से डिक्लेरेशन देगा कि मैंने अपना फला मजहब छोड़ करके ये हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, मैंने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया है, और उसके बाद उसको यज्ञ वेदी पर बैठा करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना, ये कराना, तो उसमें ये होता कि आपका वैदिक धर्म में स्वागत है। लखनऊ की रुकैया इसकी मिसाल हैं। वो अपनी पसंद के हिंदू लड़के से शादी करने के लिए एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू बन गईं और उनका नाम मुस्कान हो गया। हालांकि उनकी शादी नाकाम रही, लेकिन मुस्कान इसे ना तो कोई जिहाद बताती हैं और ना ही इसके लिए हिंदू धर्म को जिम्मेदार मानती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा लड़के की मोहब्बत में और ससुराल में बेहतर एडजस्टमेंट के लिए किया। एक्चुअली धर्म परिवर्तन मेरा इसलिए होगा कि मेरे हस्बैंड को पसंद था कि हम उनके कल्चर में रह के अगर मैं रहूँगी तो मुझे को ससुराल में एक अलग ओहदा मिलेगा, वो मुझे मान सम्मान देंगे, प्यार करेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें जाके शादी करी। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है। अगर कोई झूठ बोल के नाम या धर्म छिपा के शादी कर रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, इस्लाम नहीं। लेकिन बीजेपी और संघ परिवार इसे पोलराइजेशन के लिए बड़े हथियार की तरह देखते हैं, इसलिए यूपी में कानून बन रहा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से ये देखा जा रहा था कि भोली भाली बेटियों को, बहनों को बहलाफुस करके लोग गैर धर्म में ले जा कर के शादियाँ करते थे और वो शादी के लिए ही केवल धर्म परिवर्तन होता था, जिसकी पूर्व सूचना ना उनके अभिभावकों को होती थी, ना संबंधित अधिकारियों को होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान करने का मन बना लिया है। इस देश में करीब 67% लोग गाँवों में रहते हैं जहाँ अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह ना के बराबर हैं। यह ज़्यादातर शहरों में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में सिर्फ 5.8% लोगों की अंतरजातीय शादी हुई थी। एक एजेंसी कहती है कि 2.25% लोग अंतरधार्मिक विवाह करते हैं, उनमें भी ज़्यादातर का इंटेंशन तो सही होता होगा। जाहिर है लव जिहाद कितना बड़ा मसला है इससे पता चलता है कि एक सियासी मसला है, सामाजिक नहीं। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा, राजेश कुमार गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल भारत के समाज को समझना है तो देखना चाहिए कि वह बेटियों की हत्या करने से लेकर उनकी पहरेदारी करने के लिए कितनी चालें चलता है। जब रंगे हाथ पकड़े जाने का वक्त आ जाता है तो धार्मिक कैलेंडर का फोटो दिखाने लगता है कि हमारे यहां बेटियां देवी मानी जाती हैं। जी, मेरठ में जिस माता पिता ने अपनी नवजात बेटी को 3 बोरियों के अंदर ठूंस कर फेंका, वो साउथ दिल्ली के उन माता पिता से बिल्कुल अलग नहीं है जो गर्भ में बेटियों को मारने के लिए डॉक्टर का पता करते हैं, फ्रेंड वाले डॉक्टर। अब इस समाज में शादी के नाम पर धर्म और जाति की राजनीति नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? लव जिहाद की राजनीति की सोच ऐसे ही मां बाप की सोच की राजनीति है। वैसे बच्ची बच गई है। 3 बोरों में बंद इस नवजात बच्ची को शायद उसके माँ बाप ने ही कूड़े के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया था। या तो वो ठंड से मर जाती या फिर आवारा जानवर उसे मार डालते। लेकिन उसकी किस्मत थी कि सोमवार दोपहर कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ गई। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का वाकया है। लोगों ने तुरंत उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की जान बच गई है और अब वो डॉक्टरों की निगरानी में है। जिस टाइम मेरी बच्ची को लेकर आए हैं तो बच्ची की हालत बहुत ही ख़राब थी। प्लेसेंटा भी उसके साथ ही जो आंवल नाल होती है जुड़ा हुआ था और बदबू जैसी भी आ रही थी बच्ची की, तो हमने उसको सीधे नर्सरी में भेज दिया था। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। बच्ची अब बहुत ही अच्छी बेहतर कंडीशन में है। मेरठ पुलिस अब इस बच्ची के माता पिता को ढूंढ रही है। लिंग भेद खत्म करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई ये है
कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसी कई बच्चियों को हर साल यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिछले ही साल बरेली में ये नन्ही बच्ची एक बड़े घड़े में कब्रिस्तान में जमीन के 3 फुट नीचे दबी मिली थी। लेकिन एक आदमी को अपनी मृत बच्ची की कब्र की खुदाई के दौरान वो घड़े में बंद मिल गई। उस बच्ची को बचा लिया गया। लेकिन इस अभागे समाज में ऐसी किस्मत सभी बच्चियों की कहां होती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ठीक है, हमारा समाज संकीर्ण है, लेकिन यह ठीक नहीं कि हम उसकी संकीर्णता को आस्था और भीड़ के नाम पर स्वीकार करते चले जाएं। राजनीतिक दलों को समाज से आंखें मिलाकर बात करने का जोखिम उठाना चाहिए। अब बढ़ते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। अगर हम आपसे कहें कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर 4 साल बाद गंगा नदी की वापसी होने जा रही है, तो आप कहेंगे ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर की पौड़ी पर तो जाने कब से गंगा बह रही है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए और जानिए कि कैसे पिछले 4 साल से हर की पौड़ी से गंगा जी को गायब कर दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि हर की पौड़ी से गंगा नदी जल्दी बहेगी। हरिद्वार दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र और आस्था के इस केंद्र की धुरी है हर की पौड़ी। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद यहीं पर अमृत की बूंदें छलकी थी, इसलिए हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। जन्म से लेकर मरण तक के तमाम संस्कार इस तट पर होते हैं। इसे मोक्षदायिनी मान लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं। लेकिन क्या लोग जानते हैं कि इन दिनों हर की पौड़ी पर जो धारा बह रही है उसका नाम क्या हो गया है? आपके हिसाब से जो जल बह रहा है ये क्या है? ये नदी क्या है? गंगा नदी है। क्या बह रहा है यहाँ से? गंगा जल पानी। गंगा जी। ये गंगा जी आपके साथ? हाँ जी। ये नदी का नाम गंगा। गंगा जी कंफर्म आपके हिसाब से भी? गंगा। सरकार ने इसका नाम बदल दिया है जी। क्या नाम? अभी हमें पता नहीं है। हैं? पता नहीं है। पता नहीं। पता नहीं है। आपको नहीं पता जी? नहीं। गंगा नदी में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धावान लोगों की आस्था का पूरा सम्मान करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि साल 2016 में हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी का नाम बदलकर स्केप चैनल कर दिया गया था। दरअसल दिसंबर 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने एक शासनादेश जारी कर कहा था कि सर्वानंद घाट से शमशान घाट खड़खड़ी तक, वहां से हर की पौड़ी होते हुए डामकोठी तक और डामकोठी के बाद सती घाट कनखल से होते हुए दक्ष मंदिर तक बहने वाले भाग को स्केप चैनल माना जाता है। यानी बीते 4 साल से उत्तराखंड सरकार के मुताबिक हर की पौड़ी पर लोग गंगा जी में नहीं बल्कि स्केप चैनल में डुबकी लगा रहे हैं। स्केप चैनल? स्केप चैनल? ओह, ये कैसे? ये जहाँ स्नान कर रहे हैं स्केप चैनल का नाम। स्केप चैनल का नाम कर दिया इसका। गंगा का नाम बदल के स्केप चैनल कर दिया। हमें गंगा ही चाहिए। हमें गंगा मैया किसको कहेंगे? इंग्लिश नाम हो गया, अंग्रेजों का नाम हो गया। ये तो अपना जो हिंदू जो रीति रिवाज हमारे भी सब ने पता, हम तो गंगा जी स्नान कर कहाँ पर हरिद्वार जा रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, नाम अपने हिसाब से बदलती रहती हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। नाम बदलने का तो योगी का काम है, यहाँ तो योगी भी नहीं है। जिस भारतवर्ष में हमने गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया है, उसी भारतवर्ष में आज गंगा नदी का नाम बदल दिया गया है, और वो भी हर की पौड़ी पर। ज़रा सोच के देखिए कि कोई अपनी माँ का नाम कैसे बदल सकता है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ये फैसला किया था। बीजेपी की मौजूदा सरकार 3.5 साल से उसी पर अमल कर रही है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 शुरू होने में अब 2 महीने का समय भी नहीं रह गया है। ऐसे में हरिद्वार का पुरोहित समाज बीते 2 महीने से इस नाम को बदलने के लिए हर की पौड़ी पर आंदोलन कर रहा था। आज 3.5 साल हो गए और कुंभ की इतनी बड़ी तैयारी चारों तरफ हरिद्वार, पूरे हरिद्वार क्षेत्र में चल रही है। उस समय पर भी आने के बाद हमें जब यहाँ पिछले 2 महीने से हम यहाँ धरने पर हैं, उस विषय में अब तक कोई चर्चा वार्ता नहीं हुई। अब जाकर उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया कि 2016 में जिस आदेश से हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा नदी का नाम स्केप चैनल रखा गया, वो आदेश निरस्त कर दिया गया है।
जो स्कैप चैनल का निर्णय था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द कर दिया है और अगले 2-3 दिन में उसका शासनादेश जारी हो जाएगा। ये जो हमारी एक पुरानी मांग थी, लगभग 3-3.5 वर्षों से हम सभी की मांग चल रही थी, श्री गंगा सभा के माध्यम से समस्त तीर्थ पुरोहित समाज और अन्य सभी गंगा प्रेमी इस मांग को उठा रहे थे। आज उन सभी की ये जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार बधाई के पात्र है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब 2016 से पहले की स्थिति वापस आ जाएगी, यानी कि हर की पौड़ी पर कागजों में भी अब गंगा जी बहेंगी? आ जाएगी नहीं, आ गई है। जानकार बताते हैं कि हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा का नाम इसलिए बदला गया ताकि उसके आसपास निर्माण कराया जा सके। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश है कि गंगा के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। एनजीटी का आदेश बदला नहीं जा सकता था, इसलिए निर्माण के लिए नदी का नाम ही बदल दिया गया। उसे एक स्केप चैनल बता दिया गया ताकि नदी के लिए बने कानून उस पर लागू ना हो सकें। इससे हरिद्वार क्षेत्र के गंगा के किनारे, विशेषतः हर की पौड़ी के क्षेत्र के किनारे जो जितने भी हमारे आश्रम, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बने हैं, उनको निश्चय ही काफ़ी कष्ट हुआ, क्योंकि इससे उनके जो दैनिक रोजगार है वो प्रभावित होते थे। तो इससे मुक्ति पाने के लिए ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, अपने मंत्रालय से ये आदेश निस्तारित किया कि हर की पैड़ी पर जो गंगा है वो स्केप चैनल के ऊपर बसी हुई है। इस बीच बीते 4 साल में नदी के दोनों ओर जमकर निर्माण करवा दिया गया। ये यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है। मैं हर की पौड़ी से डामकोटी के बीच में हूँ। वैसे तो एनजीटी की गाइडलाइंस हैं कि गंगा या किसी भी नदी के 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का नाम बदल के स्केप चैनल कर दिया गया, इसी वजह से एक तरफ यहाँ पर सरकारी निर्माण चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ प्राइवेट होटलों में निर्माण का कार्य चल रहा है। बीते 4 सालों में यहाँ पर बहुत सा निर्माण कार्य हो चुका है और बहुत सा अभी भी बदस्तूर जारी है। सोचकर देखिए, गंगा जी को जो स्केप चैनल का नाम दिया गया उसका मतलब क्या है। कोई इसका मतलब सिंचाई नहर बताता है, किसी ने बताया बचाव वाला प्रवाह जो प्रमुख गंगा नदी और नहर को जोड़ रहा है। मतलब जो भी हो, 4 साल तक लोगों को एहसास ही नहीं था कि हर की पौड़ी पर वो गंगा में नहीं बल्कि एक चैनल में डुबकी लगा रहे थे। कहने को आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि गंगा जी आपके लिए कल भी गंगा जी थी, आज भी गंगा जी हैं और कल भी गंगा जी रहेंगी। सरकार के फैसलों का आपकी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि एनजीटी ने जो नियम और कायदे बनाए हैं वो कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे, क्योंकि अगर ये नियम कायदे नहीं होंगे तो जिन नदियों के प्रति आप श्रद्धावान हैं उनके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है और खिलवाड़ कर सकता है, और पर्यावरण पर तो इसका बुरा असर होता ही है। हर की पौड़ी हरिद्वार से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि संक्रमण को हर हाल में काबू में रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे होनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिविटी रेट 3.45% है। कई राज्यों में इससे अधिक है। दिल्ली में 11% से अधिक। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है 100 टेस्ट में से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री ने मृत्यु दर को भी 1% से कम रखने का आह्वान किया है। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। मंगलवार को देश के 8 सबसे ज्यादा
कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बात की, तीखे सवाल पूछे और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी सलाह दी। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अपने अधीन अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड रिजर्व करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की कि केंद्र सरकार जीएसटी के बकाया 8500 करोड़ रुपए तत्काल जारी करे। केरल के मुख्यमंत्री ने भी जीएसटी कंपेंसेशन की बकाया राशि जल्दी जारी करने की अपील की, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि मौजूदा परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए जरूरी पहल होना चाहिए। सवाल कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन को लेकर अब भी कई अहम सवाल हैं। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, यानी कि कोरोना के मरीज के साथ सीधा डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मचारी, पहले उनको वैक्सीन दीजिएगा जैसे वो संक्रमित ना हो। दूसरा स्टेज, जो बाकी कर्मचारी जैसे पुलिस, जैसे सफाई कामदार कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वैसे जितनी जितनी एजेंसीज है उनको मिले आ जाए वैक्सीन। तीसरे स्टेज में ऐसा क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण 50 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों में ज्यादा हुआ है, तो तीसरा स्टेज में 50 साल से बड़ी उम्र वाले के लोगों को वैक्सीन दी जाए। और चौथा, 50 साल के नीचे जो कोमोर्बिड है, जिनको एक बड़ा रोग लगा हुआ है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिल जाए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में पहला कोरोना का मरीज डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद पिछले करीब 10 महीने में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तर पर पहल की है। लेकिन जिस तरह से आज देश में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि कोरोना की चुनौती बड़ी है और इससे निपटना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।